हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए हम लोग सोल्यूशन के जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हैं अभी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के ढेर सारी टाइप के कैलकुलेशन मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। टोटल 4 या 5 के 4 केसेस पढ़े थे, तो आप वो इससे पहले वाला वीडियो प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसके पहले वाले जो ऑस्मोटिक प्रेशर के सारे पार्ट हैं वो आप देख लीजिएगा, तब आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, देखिए हम लोग अब आज पढ़ेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का कंपैरिजन, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कंपैरिजन करेंगे, और मैंने ये दो न्यूमेरिकल लिख रखे हैं, इसका भी डिस्कशन करना है, ठीक है। तो चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन के लिए आपको देखो सोल्यूशन पता होना चाहिए। तो हम लोग रिज्यूम कर लेते हैं, अपने पास सोल्यूशन ए है, ठीक है ना, और अपने पास एक सोल्यूशन और है, और वो सोल्यूशन है तुम्हारा बी। अब देखना क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, ठीक है ना। तो सोल्यूशन ए और बी का मान लेता हूँ मैं। सोल्यूशन ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है पाई ए, और जो सोल्यूशन बी है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई बी। तो अगर यहाँ से देखो इनको कंपेयर करने की बात करूं मैं, तो पहला केस देखो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, कि आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पहले सोल्यूशन का वो दूसरे सोल्यूशन के सेम हो जाए, यानी पाई ए इक्वल टू पाई बी। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्या नाम बोलो, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। तो सोल्यूशन हैविंग सेम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। मतलब आपके पास जो भी सोल्यूशन है उन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम हो जाएंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि जो तुम्हारा सोल्यूशन 1 है इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है ना। इसके लिए वांट हाफ फैक्टर मान लो I1 है, और इसके लिए जो वांट हाफ फैक्टर है वो मान लो I2 है, ठीक ना। तो अब देखो ये कंसंट्रेशन अगर सेम हो जाएगा तो तुम्हें अच्छे से पता है, सिंस पाई इज इक्वल टू, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर याद करो, CRT इंटू क्या होता है, I के बराबर। तो मतलब अगर देखो ध्यान से, पाई 1 की वैल्यू, पाई ए की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो पाई ए की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, C1 RT है ना, और इंटू क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू देखो पाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 है ना, और क्या हो गया देखो RT, और इंटू क्या हो गया देखो I2। RT कैंसिल हो गया। तो अब देखो ध्यान से क्या हो गया, C1 इंटू I1 इक्वल टू क्या हो गया, C2 इंटू I2। तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन मिलती है। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सोल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, अपना आइसोटोनिक सोल्यूशन। एक काम और देखो यहाँ हो सकता है, ये RT, ये देखना ध्यान से, इफ टेम्परेचर सेम, यहाँ मैंने जब इसको कट किया है, ठीक ना, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं इफ टेम्परेचर सेम, ठीक ना। अगर टेम्परेचर सेम है तब तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और एंड यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, एंड इफ टेम्परेचर डिफरेंट, ठीक ना। अगर मान लो टेम्परेचर तुम्हारा डिफरेंट हो, इफ टेम्परेचर डिफरेंट, तो डिफरेंट टेम्परेचर देखो टेम्परेचर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर सेम मतलब T1 इक्वल टू क्या हो गया था, T2। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ टेम्परेचर सेम, यहाँ ब्रैकेट में चाहो लिख दो, T1 इक्वल टू क्या हो गया, T2। मतलब मैं क्या करता हूँ, सोल्यूशन जो A है इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1, और इसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को क्या मान लेता हूँ मैं, T2। इफ टेम्परेचर डिफरेंट मतलब क्या हो गया, T1 इज नॉट इक्वल टू T2। तब देखना क्या हो जाएगा, डायरेक्टली देता हूं मैं, C1 बोलो इंटू T1 इंटू क्या हो जाएगा, बोलो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू T2 इंटू क्या हो जाएगा, I2, where I1 and I2 are one half factor of solution A and solution B, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये किसकी कंडीशन हो गई, आइसोटोनिक सोल्यूशन। स्कूल एग्जाम के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ से आप याद रखी रहेगा, सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। चलिए ये पहला केस आ गया होगा समझ में। दूसरा केस मैं इसी में समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखना ध्यान से, पहले केस ये था, दूसरा केस ऐसा हो जाए कि आपका ये आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है ये आइसोटोनिक ना हो, मतलब पाई ए इज नॉट इक्वल टू पाई बी। ध्यान से देखते रहना। तो जब पाई ए और पाई बी आपस में सेम नहीं होंगे तो ये सोल्यूशन आइसोटोनिक नहीं होगा। अब आइसोटोनिक नहीं है तो आपको अच्छे से पता है, जब दोनों को कंपेयर करोगे पाई ए और पाई बी को, तो अपने को क्या मिलेगा, पहली बात तो आपस में सेम नहीं होंगे, या तो एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा होगा, या तो एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, छोटा। जिस भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उस सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बोलो,
हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या नाम होता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैविंग लार्जर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। और जिसका भी सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, ठीक है, इसको, इस सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। अच्छे से याद रखते रहना। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है ना, ऐसे बोलते हैं हाइपर हो गए, तो जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वो हाइपर हो जाता है, ऐसे दिमाग में बैठा लो। जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, उसका भी क्या होता है? वो सोल्यूशन क्या हो जाता है? हाइपरटोनिक। या आपके मान लो, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ओपी है ना, तो ऐसे ओपी अगर लिख दो, जिस ओपी सर बहुत हाइपर रहते हैं ना, ओपी सर हाइपर रहने का मतलब क्या हो गया कि जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक। और जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का कंपैरिजन है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग न्यूमेरिकल को हिट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहला न्यूमेरिकल है उसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है ना। इसको वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोककर थोड़ा वीडियो है, आप पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। दूसरा वाला तो अल्टीमेट है ना, मतलब चॉकलेट वाला है ये। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आसान है, एक बार फिर से लेकिन ट्राई करिए, स्कूल एग्जाम के ऐसे क्वेश्चन आपके आया करते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, बाकी मैं सॉल्व करता हूँ। वीडियो को रोक के आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। आपको दो सोल्यूशन दे रखा है, 2 मोलर Na2SO4 है, ठीक है ना, और आपको सोल्यूशन आइसोटोनिक विद NaCl सोल्यूशन है, ठीक है ना। आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस इफ Na2SO4 इतना नाइस, और कैलकुलेट ये आपको दे रखा है। NaCl के बारे में आपको कंसंट्रेशन कुछ नहीं, और कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl तो पूछ ही रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये देखो क्या है तुम्हारे पास, Na2SO4 है और Na2SO4 2 मोलर सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है ना। और सोल्यूशन दूसरा कौन सा दे रखा है? NaCl दे रखा है, ठीक है ना। और दोनों सोल्यूशन कहाँ पे हैं? देखो ध्यान से, एट सेम टेम्परेचर, एट कितना? 27 डिग्री सेल्सियस, इसलिए बाकी टी कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, ध्यान में आ रहा होगा। और आपको ये दे रखा है 2 मोलर है, लेकिन इसका आयनाइजेशन कितना होता है? 75% इसका आयनाइजेशन होता है, ये भी अच्छे से याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। अब तो कहानी अपने पास बनाने के लिए बहुत कुछ मिल गया। तो हम लोग जो Na2SO4 है ना, इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं C1, इसका वाइंड ऑफ फैक्टर मान लेता हूं मैं I1, और टेम्परेचर, इसका तो टेम्परेचर सेम ही है, तो टेम्परेचर 27 है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है 2 मोलर तुम्हें गिवन है, ठीक है ना। इसका जो कंसंट्रेशन है NaCl का, इसका कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं C2, और इसका वाइंड ऑफ फैक्टर मान लेते हैं हम लोग I2, ठीक है ना। हमें क्या करना है? इस C2 को कैलकुलेट करना है, और C1 अपने को गिवन है कितना है? 2 मोलर, ठीक है ना। अब देखो, सिंस आपके, ठीक है, ये जो मिक्सचर है क्या है? आइसोटोनिक। सिंस सोल्यूशन क्या है तुम्हारा, देखना ध्यान से, सिंस सोल्यूशन इज आइसोटोनिक, ध्यान रख के रहना। तो ये सोल्यूशन क्या है तुम्हारा? आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो क्या हो गया? दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर यानी Na2SO4, ठीक है ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl क्या हो जाएगा? सेम। ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा जाए तो C1, ठीक है ना, इंटू देखो टेम्परेचर सेम ही है, तो क्या हो गया? I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो C2 इंटू क्या हो जाएगा? I2, ठीक ना। अब अगर C2 हमें बताना है तो C1 इंटू I1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? देखो I2। सब वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो देखो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है ना। C1 अपने को पता है 2 मोलर, नो प्रॉब्लम। I1 अपने को पता नहीं है। ये देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है, लेकिन आप देखो ध्यान से, इसका आयनाइजेशन कितना दे रखा है? 75%, और आपको अच्छे से पता है ये अल्फा दे रखा है। बात की समझे, परसेंटेज अल्फा दे रखा है। तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के बावजूद भी आप डायरेक्ट I नहीं लिख पाएंगे। I2 की वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो NaCl के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, NaCl के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको अच्छे से पता है, उसके केस में I की वैल्यू क्या होती है? जितने आयन होते हैं
मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए जो I2 की वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, E2 के बराबर। समझ में आ रहा होगा सबको, ये देखो फिर से समझ लो, ना समझ याद आ रहा हो तो NaCl एक्वस है, ब्रेक कर लो तो क्या होता है Na प्लस प्लस क्या होता है Cl माइनस। अब आपको पता है इसमें क्या होता है I इक्वल टू 1, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में I इक्वल टू क्या होता है स्मॉल n, और स्मॉल n क्या होते हैं, यहाँ स्टोइकियोमेट्री यहाँ स्टोइकियोमेट्री जो भी हो इनको जोड़ दो तो I की वैल्यू 2 हो गई, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें I देखो सब कुछ डेटा पता चल गया। आप यहाँ देखो अगर प्रॉब्लम में तो C1 की वैल्यू यहाँ कितनी है देखो 2 मोलर, I2 की वैल्यू कितनी हो गई देखो 2, I1 कितना है ये पता चल जाए तो सारा काम पता चल जाएगा। और आई होप अब लगता है कि आप I1 भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा इधर देख लीजिए साइड में, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करते थे याद करिए, आपके पास क्या है Na2SO4 है, इसको डिकम्पोज करेंगे क्या मिलेगा बोलो 2Na प्लस, और प्लस क्या मिल जाएगा SO4 पे 2 माइनस, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें अगर आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्ट उससे भी कर दो। याद करो जब डिसोसिएशन हो रहा था, डिसोसिएशन के केस में वन टाइप फैक्टर का डायरेक्ट फार्मूला भी लिखे थे, चाहे तो वहां से कर दीजिए या चाहे ऐसे कर लीजिए। देखो ध्यान से, आपको इसका इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, मतलब अपने को इनिशियल मोल दे रखा है, कितना है 2 मोल, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0। फाइनल मोल अगर लिखूंगा तो अब यही के हानि हो जाएगी। अब ये डिसोसिएट हो रहा है 75%, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कितना हो जाएगा देखो 75% दे रखा है, तो 75 डिवाइडेड बाई 100 यानी कितना हो गया 0.75, और यही किसके बराबर हो गया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, या किसके बराबर हो गया तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो ध्यान से, सबके कंसंट्रेशन लिख दिए जाए, काम बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, 1 मोल से कितना निकल रहा है 0.75, तो फाइनल मोल में लिखूंगा तो 2 माइनस ये कितना निकलेगा देखो 1 मोल से कितना, तो 2 मोल से कितना निकलेगा 2 इंटू 0.75। जो यहाँ निकलता है आपको अच्छे से पता है, इसीलिए हमें सारी कैलकुलेशन करनी रहती है। 1 मोल से 2 मोल, तो 2 इंटू 75 से कितना मिल जाएगा, यानी 4 इंटू 0.7। इस पे देखो बहुत टाइम लग रहा है ना आपको, अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा पट से आ जाएगा। यहाँ से हो गया इससे, फिर अपना देखो 1 मोल से कितना मिल रहा है 1 मोल, तो जो है आपके पास इतने मोल से कितना मिल जाएगा, इतने मोल से कितना मिल जाएगा 2 इंटू, है ना नंबर लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 0.75। अब 1/2 फैक्टर आप जानते हैं, ठीक ना। फाइनल मोल यानी ये सब पूरे जोड़ लीजिएगा, डिवाइडेड बाय क्या होता है देखो इनिशियल मोल कर लीजिएगा, आपको 1/2 फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका तो ये था जिससे आप कर लीजिएगा, मैं जल्दी से शॉर्ट कर करके आंसर मिला दूं ताकि और आपको समझ में आ जाए। तो आप देखो ध्यान से, 1/2 फैक्टर अगर कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता था तो याद करो डायरेक्ट वाला फार्मूला, तो आपको देखो मैंने ये बोला था ना टाइम बचेगा आपका, इसीलिए वाला फार्मूला लिखा था। आप याद करिए उस केस में 1/2 फैक्टर कितना था 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, यही था ना डिसोसिएशन के केस में। डिसोसिएशन के केस में 1/2 फैक्टर क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। आप देखो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3, 2 1 3 जितने n मिल रहे हैं, और अल्फा की वैल्यू देखो 75% यानी 100 से डिवाइड कर दो, यानी कितना हो गया 0.75। सॉल्व कर दिया जाए तो 1/2 फैक्टर कितना हो गया 1 प्लस ये कितना हो गया देखो 3 माइनस 1, और अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0.75, यानी देखो 1 प्लस ये कितना हो गया 2 इंटू 0.75, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 15, 2 पॉइंट पे 0 लगा दो यानी 1.5, और इसको जोड़ दो तो कितना हो गया 2.5, यानी I की वैल्यू अपने को मिल गई, और यही किसके बराबर है I2 के बराबर है। क्लियर हो गया, I1 के बराबर, I2 नहीं किसके बराबर है तुम्हारा, ठीक है ना। ये किसके बराबर है तुम्हारा I1 के बराबर, मैंने बोल दिया ये किसके बराबर है देखो I1, आपने इसका बना ना Na2SO4 का, तो ये किसके बराबर हो गया देखो I1 के बराबर, और ये वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो घर पे इसको ना कॉपी भी कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 2.5, ठीक है ना। 2.5 मोलर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से कैलकुलेशन ना कॉपी पे आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका ये वाले टाइप का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को और जो है रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन और कंपैरिजन का एक क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक कर पहले ट्राई करिए, इसका सोल्यूशन हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में देखते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन।
तो देखिए हम लोग जो है ये न्यूमेरिकल करना था अपने को, पिछले लिख दिया था इसके पहले वाले लेक्चर में। ये वाला न्यूमेरिकल आपका होमवर्क है, सेम इसी के पैटर्न पे है। तो ये वाले क्वेश्चन को जरा हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है कि आप बताइए डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, है ना, मतलब जो आपका सॉल्वेंट वाला मॉलिक्यूल है वो किधर से किधर मूव करेगा, ए से बी की तरफ जाएगा कि आपका बी से ए की तरफ जाएगा। तो तुम्हें अच्छे से पता है, याद करो, ठीक है ना। क्या होना था, ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोसिस के टाइम पे आपने देखा था कि जो भी आपका सॉल्वेंट पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड के साइड भागेगा। डाइल्यूट से किधर भागेगा, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन कम, और कंसंट्रेटेड मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा। तो ये देख के भी देखो हम लोग बोल सकते थे, आप याद करो, इधर देखो 1 मोल ग्लूकोज 1 लीटर में, तो मतलब जो कंसंट्रेशन है वो कितना हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, 1/1 यानी 1 मोलर। इसका कंसंट्रेशन क्वांटा फैक्टर भी ये देखना चाहते हैं, आगे देखा जाएगा। तो अब देखो ग्लूकोज का क्वांटा फैक्टर 1 ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर कोई और सोल्यूशन होता है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगला देखो, ध्यान से इधर आते हैं, 2 मोल है 1 लीटर में, तो मोलरिटी कितनी हो गई, 2 मोलर। तो कंसंट्रेशन इधर कम, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा, तो यानी किधर से किधर मूव करेगा, ए से बी, यानी डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस किधर से किधर हो गई, ए से बी। तो देखो मैं पहला वाला सोल्यूशन तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है ना, दूसरे वाले क्वेश्चन का पहला, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो, डायरेक्शन अगर तुमसे पूछे ऑस्मोसिस की, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है ना, तो आसान सा तरीका है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है ना। जो भी आपका ऑस्मोसिस होना है वो डाइल्यूट से, ठीक ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर मूव कर ले जाना चाहिए, कंसंट्रेटेड में। बस ये बात आप याद रखे रहिएगा, डाइल्यूट से किधर जाना चाहिए, कंसंट्रेटेड में। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ अगर मैं देखूं तो डाइल्यूट वाला कौन सा हो गया, देखो 1 मोल, यानी कंसंट्रेशन में लिखूं तो कंसंट्रेशन अगर CA का आप लिख लो तो 1 मोल है, और 1 लीटर का सोल्यूशन, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया तुम्हारा 1 मोलर। और जो कंसंट्रेशन देखो सोल्यूशन बी वाले का लिखता हूं मैं, मतलब कंसंट्रेशन वही मोलरिटी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कंसंट्रेशन मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो अब देखो उधर जो कंसंट्रेशन हो गया 2/1, यानी देखो ध्यान से कितना मोलर सोल्यूशन हो गया, ये 2 मोलर। तो अब तो दिख गया होगा ना, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस किधर से किधर है, ए वाला डाइल्यूट है और बी वाला कंसंट्रेटेड है। तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस किधर हो गया, यहाँ आंसर लिख देता हूं मैं, फ्रॉम, ठीक ना, ए से किधर, फ्रॉम ए टू बी। क्लियर हो गया होगा। इस चीज को मैं यहाँ डायग्राम में अगर दिखाना चाहूँ तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस देखो किधर से किधर हो गई, ए से बी के डायरेक्शन में। किधर से किधर हो गया बोलो, ए से बी के डायरेक्शन में। थोड़ा अलग तरह से मैं बना दूं तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस किधर से किधर, ए से बी। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। एक ट्रिक देखो मैं बता दूं और आसान हो जाएगा, ठीक ना। ट्रिक देखो ध्यान से, जैसे मान लो, हमेशा याद रखो कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस जो होती है वो हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर के साइड में होती है, ठीक ना। ऐसे याद रखो, इससे भी बना सकते हैं हम लोग, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में काम पड़ेगा अपने को। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस जो होती है, ठीक ना, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस हमेशा याद रखो लो प्रेशर से, ठीक है ना, लो प्रेशर से किधर होती है, हाई प्रेशर में, ठीक है ना। अभी इस पे भी क्वेश्चन देखो जो है आएगा, कई सारे जगह अपने को काम पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे सॉरी, तो एक साइड का प्रेशर निकाल लेंगे और दूसरे साइड का प्रेशर निकाल लेंगे, और हमेशा किधर से किधर जाता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर के साइड में, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं जरा इसका दूसरा वाला जो लेक्चर है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन का कितना होगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसी ने सॉल्व किया है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आया, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा इसका जो है 25 ATM। अगर आपका मैच किया है तो नो डाउट आपने बहुत वीक में पढ़ा था, नहीं तो उसके न्यूमेरिकल को जरा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। तो पहला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक भी समझ में आ गई। इससे भी तुम्हें देखो मैं सिखा सकता हूँ। अगर मान लो मैं कंसंट्रेशन इसका देखो, ये देखो ध्यान से, CA मैं निकालूंगा कंसंट्रेशन, इसका कितना हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन देखो इधर। अब मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर बल्कि कंसंट्रेशन तो सीख लिया आपने, पाई निकालू मैं ए का, तो पाई ए क्या हो जाएगा, CA, टेम्परेचर सेम है, CA इंटू IA। और अगर पाई भी निकालूंगा तो पाई भी क्या हो जाएगा, देखो CB इंटू वांटा फैक्टर भी। अब दोनों साइड में अगर ध्यान से देखो ग्लूकोज ही है, तो ग्लूकोज के लिए तुम्हें अच्छे से पता है वांटा फैक्टर कितना होता है 1, वांटा फैक्टर कितना होता है 1, CA कितना है देखो 1 मोलर,
और Cv कितना है देखो 2 मोलर। लो प्रेशर किसका है A का, तो किधर से किधर ऑस्मोसिस होगी, A से B के डायरेक्शन में। अच्छे से याद रखें, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को ये चुटकी में सॉल्व करा देगा। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। सेकेंड वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। सोल्यूशन है, सेपरेट है ना। सेपरेट किससे है, जो है आप देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, और हमें क्या बताना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपने फार्मूला तो चलो पढ़ रखा है, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT इंटू क्या होता है, 1/2 फैक्टर। तो अब देखो ध्यान से, अगर आप ये CRT इंटू आई करके 1/2 फैक्टर करके लगाएंगे आप, तो आप देखिए इधर या तो ये वाला सोल्यूशन ले लो या तो ये वाला सोल्यूशन ले लो। तो हमें इस पूरे मिक्सचर का यानी पूरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है, ना कि सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी का बताना है। यही वाले दिक्कत यहाँ पे होती है, इसको ध्यान में रखे रहना। तो हमेशा याद रखो ये वाला जो फार्मूला है पाई इक्वल टू CRT, ये हम लोग तब लगाते हैं ना, अच्छे से याद रखे रहना, अप्लाई व्हेन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिमाग में इसको छाप लो, अप्लाई व्हेन, ठीक ना। पहले हिंदी में समझो, ये फार्मूला तब लगता है ना जब एक साइड में पानी हो, मतलब ऐसे मैं डायग्राम बना दूं, ये फार्मूला तब लगता है जब आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है ना तुम्हारी SPM, जब भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है ना, यहाँ पे आपका चाहे जो सोल्यूशन हो, सोल्यूशन O हो, लेकिन इस साइड अगर वाटर होता है, हमेशा फिक्स हो, अगर दूसरे साइड में वाटर है तब ये वाला फार्मूला लगता है, अप्लाई व्हेन, ठीक ना। वन साइड हमेशा याद रखो, वन साइड एज क्या होना चाहिए, वाटर, ठीक है। ये ट्रिक है और दिमाग में इसको छाप लो, ठीक है ना। पाई इक्वल टू CRT इंटू आई हमें तब लगाना है जब जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक साइड में, चाहे लेफ्ट चाहे राइट से मतलब नहीं है, एक साइड में आपको क्या होना चाहिए, वन साइड क्या होना चाहिए, वन साइड क्या होना चाहिए तुम्हारा, वन साइड इज वाटर, लिखा था मैं, वन साइड क्या होना चाहिए, वाटर, चाहे जिस साइड में, तब हम लोग पाई इक्वल टू CRT लगाते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा चीज है, दिमाग में बैठा होगा, पाई इक्वल टू CRT इंटू आई हमें तब लगाना है जब सोल्यूशन जो आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो रहा है उसमें एक साइड का सोल्यूशन हमेशा पानी हो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो इस वाले क्वेश्चन में तो पानी है नहीं, यहाँ तो कोई दूसरी चीज है। तो हमेशा याद रखो ऐसे केसेस में हम लोग जब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हैं, दिमाग में रख लेना, जो है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में रखो, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है ना। अब फिर हमें बहुत अच्छे से पता है कंसंट्रेशन डिफरेंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेट करेंगे, दोनों साइड में टेम्परेचर सेम है, सब कुछ अगर मैच करेंगे, यानी देखो पाई जो होता है इक्वल टू, ये क्या होता है, डिफरेंस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर एक साइड का और ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे साइड का। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, या आप ऐसा याद रखिए कि जो पाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मॉड लगा दिया, तो मॉड चाहे ऐसे अगर मॉड नहीं लगाया हूं तो डिफरेंस लिखूंगा। डिफरेंस मतलब क्या होता है, बोलो, डिफरेंस मतलब ये होता है कि जो वैल्यू बड़ी होगी उसको जो है उसमें से घटा देंगे, मतलब निगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। और अगर मैंने इसे मॉड लगा दिया ये निगेटिव भी आएगा, तो हमें अब यहाँ डिफरेंस लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड पाई ए माइनस क्या कर दूंगा मैं, पाई बी। ये बहुत अच्छे से याद रखते रहना, और करके वो भी फार्मूला लिख देता हूं मैं, पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई ए डिफरेंस पाई बी, ठीक है ना, दिमाग में छाप लो इसको। अगर SPM के किसी भी साइड में पानी है, किसी भी साइड में पानी है, तो अपने को फार्मूला क्या लगाना है, पाई इज इक्वल टू CRT इंटू आई। और अगर पानी नहीं है तो हमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन का बताना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पाई ए डिफरेंस पाई बी, या मॉड ऑफ पाई ए माइनस पाई बी। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एक बार सॉल्व कर ही दे रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। अब हम लोग पाई ए निकाल रहे अच्छे से, तो पाई ए अगर हम लोग निकालेंगे तो बोलो जरा पाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर देखना ध्यान से, इसमें से थोड़ा, तो पाई ए इक्वल टू, है ना, कंसंट्रेशन देखना ध्यान, पाई फार्मूला के ऊपर लिखा ही है, कंसंट्रेशन 1, आर को आर ही रहने दो, ठीक है ना, टेम्परेचर
27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा है अपने को 27 डिग्री सेल्सियस। तो RT में कॉमन हो जाएगा, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। तो R इंटू टी ऐसे रख देता हूं मैं, कोई टेम्परेचर तो फिक्स ही है। और देखना ध्यान से, ये हो गया पाई ए की वैल्यू इंटू आई। वांटा फैक्टर ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज सोल्यूशन है, ग्लूकोज के लिए वांटा फैक्टर कितना होता है 1। तो पाई ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई, देखो RT के बराबर। हम लोग निकाल लेते हैं जरा पाई बी। तो पाई बी क्या होता है, C है ना, कंसंट्रेशन कितना है इसका 2R इंटू टी, टेम्परेचर सेम ही है। और वांटा फैक्टर ग्लूकोज का कितना होता है 1, यानी कितना हो गया 2RT। बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां से देखना पाई इज इक्वल टू, आप अगर निकालिए तो पाई इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, देखो RT माइनस 2RT, यानी किसके बराबर हो गया RT के बराबर। अब देखना R की वैल्यू कितनी है 1/12 और टेम्परेचर केल्विन में कितना आ जाएगा, देखो 27, यानी कितना हो गया 300 केल्विन। इसको सॉल्व कर दो तो समझ में आ गया होगा कितना एटीएम आ गया, देखो 25 एटीएम, ठीक है ना। तो ये था इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, जो कि अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है। अच्छे खासे क्वेश्चन इससे आपके बनते हैं लिंक आंसर वाले में, इसलिए अच्छे इसको दिमाग में रखे रहना, ठीक है ना। आप दिमाग में छाप लो इसको, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस लो प्रेशर टू हाई प्रेशर और डाइल्यूटेड टू कंसंट्रेटेड। ये देख के नहीं पता चलता है ना कौन सा टाइप, मान लो यहाँ तो आसान था तो पता चलेगा कौन सा डाइल्यूटेड कौन सा कंसंट्रेटेड, लेकिन यहाँ थोड़ी ना आप पता कर पाएंगे कौन सा डाइल्यूटेड कौन सा कंसंट्रेटेड। उसके लिए आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा अपना ट्रिक हमेशा लगाओ लो प्रेशर से हाई प्रेशर। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर एक साइड में एसपीएम की किसी एक साइड में पानी है तो ये फार्मूला लगाना है पाई इक्वल टू CRT इंटू आई। और अगर किसी भी साइड में पानी नहीं है तो कंसेंट्रेशन जो होता है उसका डिफरेंस ऑस्मोटिक प्रेशर बताता है, यानी पाई इक्वल टू पाई ए डिफरेंस क्या हो जाएगा पाई बी। अब इसका जो तीसरा वाला पार्ट है ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अब हम लोग तीसरे वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। और ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिखी ऊपर देखना ध्यान से, ये होमवर्क है, वीडियो को देखिएगा और इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आंसर भेजिएगा, ठीक है ना, ग्रुप में, ठीक है, या ग्रुप में या लिंक में जो भी है डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके मैसेज में आप इसका आंसर भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से होमवर्क बनाइएगा, सेम इसी के जैसा है। तो अब जरा सी वाले पार्ट को क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो थोड़ी चीजें मैं यहाँ मिटा देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले लिखने के लिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, देखो पेन और कॉपी लेके हमेशा पढ़ाई करिए आप। शुरुआत से ही अगर आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे, ठीक है ना, तो ये आपकी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। आप वीडियो को पॉज करके लिख भी लिया करिए। तब देखिए स्क्रीनशॉट भी एक तरीका है, लेकिन आप स्क्रीनशॉट का काम पूरा करिए। तब होता है कि एक्चुअली में स्क्रीनशॉट लेते लेते मेमोरी मोबाइल की भर जाएगी, मतलब क्या होगा पूरा मेमोरी भर जाएगा, पूरी जो है मेमोरी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर आप उसको कॉपी करने बैठेंगे तो ये हो नहीं पाता। इसलिए क्या है कि सबसे जो बेस्ट तरीका है कि आप पेन कॉपी नोटबुक लेके बैठिए और उसी के साथ पढ़िए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। कैलकुलेटिंग ईच सेल व्हेन बोथ सॉल्यूशन, ठीक ना, बिकम्स आइसोटोनिक। कैलकुलेट इन ईच सेल, कैलकुलेट मैंने भूल गया इसमें क्या लिखना था, कैलकुलेट वॉल्यूम, ठीक है ना, कैलकुलेट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये देखो यहाँ लिख दिया हूं मैं, कैलकुलेट यहाँ पे है वॉल्यूम, ठीक है ना, कैलकुलेट वॉल्यूम इन ईच सेल, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, कैलकुलेट वॉल्यूम इन ईच सेल, ठीक है ना, व्हेन बोथ सॉल्यूशन बिकम्स आइसोटोनिक। जब सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो जाए तो एक कंटेनर में कितना वॉल्यूम है ये आपको अच्छे से बताना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, ठीक है, खूब दिमाग में बैठाओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से। तो अब सी वाले पार्ट में, तो सी वाले पार्ट में सोल्यूशन को क्या कर देना है आइसोटोनिक। मतलब अगर ध्यान से देखो तो ये आपका जो सोल्यूशन है, ठीक है, जो सेमी पेरिनियल मेम्ब्रेन से सेपरेट हुए थे, ए और बी, ध्यान से देखना, याद करो भाई, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारा पाई, ये तुम्हारा सोल्यूशन ए है, ये तुम्हारा सोल्यूशन इधर क्या है बी है। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस भी मिल गई, तो क्या हो गया तुम्हारा ए से बी के साइड में ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब देखो जब ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा तो तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है ना, खूब अच्छे से देखो, इधर वॉल्यूम कितना है, बोलो 1 लीटर, इधर वॉल्यूम कितना था तुम्हारा, इनिशियल वॉल्यूम कितना था तुम्हारा 1 लीटर, और इधर भी इनिशियल वॉल्यूम कितना था तुम्हारा 1 लीटर। ध्यान से देखो अब क्वेश्चन में, तो जब ऑस्मोसिस हो रही है तो मतलब सोल्यूशन ए का कुछ वॉल्यूम बी के साइड में जा रहा है। तो जब सोल्यूशन का कुछ वॉल्यूम बी के साइड में जा रहा है तो इसका मतलब बोलो क्या, इसका मतलब हो गया इसका जो रिजल्टेंट वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा 1 माइनस
वी लीटर, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो ये जो इधर से इधर मूव कर रहा है, तो यहां मैं लिख देता हूं लेट वी लीटर वॉल्यूम, ठीक है ना, वी जो है लीटर आपका वॉल्यूम ऑफ कैपिटल ए गोज इन, बोलो गोज इन कैपिटल बी। तो इधर कंसंट्रेशन, इधर वॉल्यूम कितना बचेगा, बोलो 1/v लीटर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बताइए वॉल्यूम कितना आएगा, बोलो रिजल्टेंट इधर कितना, पहले था 1 लीटर और जब v लीटर उधर से आ गया तो इधर वॉल्यूम कितना हो गया, बोलो 1+v लीटर। ब्लू मार्कर शायद बहुत डार्क नहीं दिखता आपको, तो मैं ब्लैक से ही लिखता हूं, ठीक है ना। तो बताइए जरा, इधर 1+v लीटर हो गया और इधर आपका क्या हो गया, v लीटर, ठीक है ना। अब बोलो क्या किया जाए, ठीक है ना। अब देखो सोल्यूशन, अब तो कुछ करना है, सोल्यूशन तुम्हारा आइसोटोनिक दे ही रखा है ना, एक लाइन पढ़ लो ध्यान से, क्या दे रखा है, देखो आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि आइसो, अब ये इधर से देखो पाई ए इक्वल टू पाई भी नहीं करना, हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा बदल दो, पाई ए डैश इक्वल टू क्या कर दो, पाई बी डैश, क्योंकि देखो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज। तो वॉल्यूम अगर चेंज हो गया तो पाई ए मतलब लिखना सही नहीं, वो तो ओरिजिनल वाला था। तो हमारे पास अब पाई ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बी डैश। अब देखना ध्यान से, पाई ए डैश अगर मैं लिखूंगा तो सी यानी कंसंट्रेशन ए के साइड का कितना कंसंट्रेशन है, आर टी इंटू क्या हो गया, देखो 1/2 फैक्टर। ऐसे ही देखो इधर की बात करूंगा, पाई बी डैश की, तो सी बी इंटू क्या हो गया, आर टी और इंटू क्या हो गया, देखो 1/2 फैक्टर। अब देखना दोनों साइड में हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो 1/2 फैक्टर दोनों साइड में, आई की वैल्यू तो 1 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो खूब अच्छे से देखो, आई की वैल्यू ग्लूकोज के लिए 1, इधर भी ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए 1/2 फैक्टर कितना हो गया 1, आर गैसियस कांस्टेंट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर भी दोनों साइड का सेम है, दोनों साइड का टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा, 1/2 फैक्टर सब कैंसिल हो गया, मिल गया आंसर, ठीक है ना। बोलो क्या, तो सी ए इक्वल टू क्या मिल गया, देखो सी बी। अब सी ए क्या है, 1 मोल, ठीक है ना। अब सी ए मतलब कंसंट्रेशन, तो 1 मोल सोल्यूट है, डिजॉल्व है कितने में, बोलो 1 - v लीटर सोल्यूशन हो गया वॉल्यूम। और इधर से देखो ध्यान से, इसका मोल कितना था 2, ठीक है ना, और कितना वॉल्यूम बढ़ गया तुम्हारा 1+v। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब v तो मिल जाएगा ना, v मिल गया तो दोनों साइड का वॉल्यूम भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/3, कर लेना, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 लीटर। तो अब दोनों साइड का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, तो रिजल्टेंट वॉल्यूम जो बचेगा तुम्हारा, ठीक है ना, तो वी ए अगर मैं बोलूं, v की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो देखना फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 - 1/3 यानी कितना हो गया 2/3 लीटर, और जो वॉल्यूम b का हो जाएगा 1 + 1/3 यानी कितना हो गया 4/3 लीटर। तो ये आपका आंसर है, और अपने आप में ये बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आपको ये प्रॉब्लम एक बार वीडियो को और रिवाइज करके जरूर देख लेना, लास्ट वाला सेक्शन भी और ऊपर के सेक्शन भी, और ये प्रॉब्लम को खुद से अटेम्प्ट करना, अच्छा सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी आपको सॉल्व करके, ठीक है ना। तो ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल, और ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और कितने टाइप के प्रॉब्लम तुम्हारे बनते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है, ठीक ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो प्लीज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हो गया है, और यहाँ तक के वीडियो जितने भी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी हैं, ठीक है। देखो वीडियो में छोटे छोटे क्लिप में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको बोर ना लगे, ठीक है, पता चला आप 4 घंटे बैठ के पढ़ ही रहे हो, तो इससे अच्छा क्या है, छोटे छोटे क्लिप को पढ़िए, है ना, उसके बाद नोट्स बना लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक भी मिल जाएगा आपको, फिर अगला वीडियो ऐसे करके कंटिन्यू करेंगे तो आपको नो डाउट चीजें समझ में आती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हो गया है, इसके अगले पार्ट में अपन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। थैंक यू।